हेलो, आज हम पढ़ेंगे परमानंद चोयल। ये एक राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। तो इनके बारे में देखते हैं कि इनकी जो कहानी है, कलाकार की जीवनी है, उसके बारे में। तो P.N. चोयल राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकारों में से एक हैं। उन्होंने अपने नवीन कला प्रयोगों से चित्रकला को नया आयाम दिया और क्षितिज को छुआ। यानी कि इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी कला को आगे बढ़ाया है। राजस्थान के कलाकारों में बहुत ज़्यादा प्रमुख रहे हैं। और एक चीज़ और है कि इससे पहले मैं आपके लिए अलग अलग कलाकार को लेकर आई हूँ। के हैबार हैं और मृणालिनी मुखर्जी हैं। तो इस प्रकार से अनेक कलाकार हैं जो आपके प्रत्येक एग्जाम में उपयोगी रहेंगे और ये विस्तृत जानकारी आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले शिक्षा देखते हैं। P.N. चोयल का जो जन्म है राजस्थान के कोटा में 5 जनवरी सन 1924 ईस्वी को हुआ था। परमानंद चोयल केवल एक आर्टिस्ट ही नहीं है, बल्कि वो एक सफल नाटककार भी थे। 1960 में चलते फिरते भूत नामक नाटक का मंचन भी इन्होंने किया था। P.N. चोयल को प्रारंभिक कला शिक्षा जयपुर के परंपरागत कलाकार कानूराम शर्मा से मिली। यानी कि इन्होंने जो प्रारंभिक शिक्षा ली है वो कलाकार कानूराम शर्मा से ली है। 1948 ईस्वी में इन्होंने सीरियसली कला की तरफ रुझान किया। यानी कि इन्होंने बिल्कुल गंभीर रूप से इन्होंने जब अपनी कला यात्रा को आरंभ किया वो 1948 में किया था। जब वो इंटरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उसी समय उनके विद्यालय में हंगेरियन कलाकार आई हुई थी जिनका नाम था मैडम वेल्टनी। तो कॉलेज के प्रदर्शनी में देखने आई थी ये। तो इसी प्रदर्शनी में वो परमानंद की कला से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी। उन्होंने चोयल को इंग्लैंड में कला शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक शालीमार स्कॉलरशिप का प्रबंध भी किया, किंतु उस समय चोयल की जो आयु थी वो कम थी, इस वजह से उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई थी। तो नेक्स्ट है यहाँ पर जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट्स में इनकी मुलाकात राम गोपाल विजयवर्गीय से हुई तथा शैलेंद्र डे से भी हुई। तो राम गोपाल विजयवर्गीय भी हमारे सिलेबस में है, जिनका मैं आपको आगे वीडियो उपलब्ध करा दूंगी, और शैलेंद्र डे से हुई थी, इनका वीडियो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगी। इन्हीं के साथ ये से चोयल ने टेम्परा कला और वॉश चित्रण में गुर सीखे। यानी कि इन्होंने टेम्परा और वॉश चित्रण की जो टेक्निक थी वो इन दोनों से सीखी थी। किंतु इसके बाद चोयल को राजस्थान सरकार ने इंदौर में कला शिक्षा लेने के लिए छात्रवृत्ति दी। वहां पर उन्होंने सफलतापूर्वक ड्राइंग टीचर की ट्रेनिंग पूरी करी। उसके बाद इन्होंने कोटा के सरकारी विद्यालय में प्राध्यापक का पद ग्रहण किया था, किंतु बीच में ही इन्हें जे स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला मिला। इस कारण से प्राध्यापक के पद को इन्होंने त्याग दिया और इनका डिप्लोमा सन 1953 में पूरा हो गया। बाद में इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से MA हिंदी किया। उसके बाद स्लेड स्कूल लंदन से इन्होंने पोस्ट डिप्लोमा हासिल किया था। इन्होंने उदयपुर विश्वविद्यालय में कला अध्यापन किया और कला विभाग के अध्यक्ष भी रहे थे। यहाँ पर आपने वास्तु कला से लेकर इम्पेस्टो जैसी अनेक विधाओं में कार्यशैली अपनाई है और कार्य किया है। चोयल ने अपनी कला प्रदर्शन के लिए फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, बुल्गारिया की विदेश यात्राएं भी की हैं। प्रारंभ में आपने इम्पेस्टो तकनीक से काम किया, सीधे नाइफ से मोटे रंग लगाना, ये इम्पेस्टो तकनीक कहलाती है। जब वो लंदन में डिप्लोमा कर रहे थे तब उनकी अपनी कला में बदलाव किया था उन्होंने, तब पतली तहों में रंग लगाने लगे। लंदन के शाम अराउंड हाउस उनकी इस प्रकार से प्रभावित चित्र रचनाएं हैं। यानी कि इन्होंने इम्पेस्टो टेक्निक भी यूज़ की है, टेम्परा टेक्निक यूज़ की है और वॉश चित्रण भी, टेम्परा वॉश टेक्निक सभी यूज़ की हैं। आपने प्रारंभ में प्राकृतिक दृश्य, पौराणिक आख्यानों पर चित्रण किया, किंतु बाद में धीरे धीरे मुख्यतः सामाजिक उत्पीड़न, जीवन संघर्ष के विषयों को आपने आधार बनाया। यानी कि सबसे पहले ये प्राकृतिक दृश्य बनाते थे, राजस्थान के दृश्य बनाते थे, उनके परिवेश के दृश्य बनाते थे और पौराणिक आख्यानों पर भी बनाते थे। पौराणिक आख्यान जैसे रामायण है, महाभारत है, गीत गोविंद है, 12 मासा है, तो इन सभी पर इन्होंने काम किया है। किंतु बाद में जैसे जैसे उन्होंने समाज की समस्याओं को देखा तो सामाजिक उत्पीड़न, जीवन के संघर्षों को उन्होंने अपने विषय में शामिल कर लिया। परमानंद चोयल ने परसेप्शन ऑफ उदयपुर चित्र श्रृंखला में दीवारों, खपरेलों, झोपड़ियों वाले पुराने मकानों को भी दिखाया है
और इनके चित्रों में हमें उदासी दिखाई देती है। इनकी चित्र रचनाओं में सामाजिक उत्पीड़न और जीवन संघर्ष को भी उकेरा गया है। आपके चित्रों में मूर्त और अमूर्त दोनों चित्रण विषय दिखाई देते हैं। आपने वॉश, टेम्परा, जल रंग, तेल रंग सभी विधाओं में काम किया। तो यहाँ पर आप देखिए जितने भी माध्यम बताए गए हैं, ये वॉश, टेम्परा, जल रंग, तेल रंग और ये इम्पेस्टल जो है वो टेक्निक है। ठीक है। 1956 से 1960 तक जोयल ने भैंसों पर गहरा अध्ययन किया, यानी कि इन्होंने जो भैंसें हैं, जो ग्रामीण जनजीवन का एक अहम हिस्सा होती हैं, उन पर अध्ययन किया था और भैंसों के चित्र श्रृंखला बनाई। इसके कारण इनका विश्व में नाम फैल गया कि ये भैंसों के चितेरे के रूप में जाने गए हैं। 1982 में ऑर्गन की फिल्म कंपनी ने बफेलो नामक चित्र श्रृंखला में एक वृत्तचित्र तैयार किया था। भैंसें, वोमेन, आग, खिड़कियाँ, उदयपुर, धरती की मिट्टी, थके पथराए चेहरे, टूटती दीवारें, जर्जरित झोपड़ियाँ, जीर्ण शीर्ण दरवाजे, छतरियाँ, मेहराब, कोहरे, डिसॉल्विंग लाइफ आदि विषय में अनेक चित्र संग्रह इन्होंने तैयार की हैं। 1956 से 60 ईस्वी के बीच जोयल ने गंभीर अध्ययन किया और भैंसों के रेखांकन में पर्याप्त प्रसिद्धि पाई। जोयल ने परंपरावादी, यथार्थवादी, अभिव्यंजनावादी और प्रभाववादी आदि सभी वादों में कार्य किया है। परंपरावादी, तो हम परंपरावादी यहाँ पर भी समझ लेते हैं कि परंपरावादी जितने भी बात बताए गए हैं वो क्या हैं। परंपरावाद है कि हम पुरानी जो टेक्निक विषय चले आ रहे हैं, जैसे पौराणिक विषय पर चित्र कार्य करना, तो वही नए कलाकार भी करें, वही उनकी आगे वाली पीढ़ी भी करे, तो वो परंपरावादी विषय हो जाता है कि एक परंपरा में बनकर कार्य करना। यहाँ पर यथार्थवादी यानी कि जब उन्होंने समाज की समस्याओं को देखा, यथार्थ जीवन देखा, वास्तविक जीवन देखा, तो उसी पर विषय बनाए, वो यथार्थवादी है। अभिव्यंजनावादी, जिसमें मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है, तो वो अभिव्यंजनावादी होती है। और प्रभाववादी कि किसी समय का एक प्रभाव लेना, यानी कि जैसे सूर्योदय होता है तो हम सूर्योदय को अपने चित्रों में उतारें कि जो क्षण क्षण बदलती हुई जो उसका रंग है वो किस प्रकार से बदल रहा है, इस चीज़ को हम जैसे अपने चित्रों में उतारते हैं। जैसे मोने का जो यूरोपीय कलाकार है मोने, उसने भी सूर्योदय प्रभाव नामक चित्र बनाया था, जहाँ से प्रभाववाद की शुरुआत हुई थी। ये सभी इन्होंने इन सभी वादों पर काम किया था। वैन गॉग के चित्र, धान के खेतों में कौवे की नकल करते हुए इन्होंने झोपड़े में कौवे का चित्र बनाया। जोयल वास्तव में वैन गॉग से बहुत प्रभावित हुए थे। अब इनके हम पुरस्कार देखते हैं। 1960 में आपको भैंसों की चित्र श्रृंखला में राज्य ललित कला अकादमी पुरस्कार मिला। 1961, 1965, 1968 में भी राज्य ललित कला अकादमी की तरफ से 6 बार पुरस्कार मिले थे आपको। राज्य ललित कला अकादमी की ओर से कला रत्न में भी मिला सम्मान, जो कला रत्न सम्मान है वो भी मिला है। अमृतसर फाइन आर्ट्स अकादमी से पुरस्कार मिला है। 1988 में लगातार 50 वर्षों तक कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु आपको राष्ट्रीय अकादमी नई दिल्ली ने फेलोशिप प्रदान की। आईफेक्स दिल्ली से 3 बार पुरस्कार मिले। 1987 में ब्राज़ील बिएनाले और 1989 यानी कि 1989 में हवाना बिएनाले में आपकी कलाकृतियों को स्थान मिला है। इनकी जो मृत्यु हुई है 31 अगस्त 2012 को, 1 वर्ष लगातार बीमार होने के बाद 88 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम निष्कर्ष रूप में ये कहते हैं कि परमानंद जोयल जी ने अपनी अलग कला विधा से भारत ही नहीं दुनिया के कई कला प्रदर्शनियों में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। यहाँ पर हम पेंटिंग से बात करते हैं, तो यह पहला यहाँ पर चित्र आप देख रहे हैं स्लाइड में, हॉर्स विदाउट राइडर, यानी कि यहाँ पर जो घोड़े को दिखाया है किंतु उसके ऊपर सवारी नहीं है, घोड़े को चलते फिरते दिखाया हुआ है। और ये 1984 का चित्र है, ऑयल ऑन कैनवास पर, यानी कि कैनवास पर है किंतु ऑयल से बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए इस चित्र में जूम करके दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर जो चित्र है जीर्ण शीर्ण दीवारें दिखाई गई हैं, मेहराब दिखाए गए हैं, उसमें एक लेडी को बैठे हुए भी दिखाया गया है, नीचे की तरफ घोड़े को चलते हुए भी दिखाया गया है। और यहाँ पर जो चित्र हैं रंग यूज़ किए हैं वो धुंधले से प्रभाव लिए हुए यूज़ किए हैं, गहरे रंग और हल्के रंग दोनों को एक साथ लगाया है, तो एक अलग ही प्रभाव यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। बारीकियाँ भी दिखाई हैं कि किस प्रकार से राजस्थान का क्या परिवेश रहा है, उसमें हवेलियाँ भी रहती थी, झरोखे भी रहते थे, उस चीज़ को भी इन्होंने अपने चित्रों में स्थान दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं
व्यू, यहाँ पर एक चित्र का टाइटल है व्यू, 1999 में बना हुआ है ये। और बोर्ड पर लेड ऑन बोर्ड, यानी कि बोर्ड पर लेड और कैनवास, इसके ऊपर ऑयल से काम किया है इन्होंने, ऑयल ऑन कैनवास लेड ऑन बोर्ड। तो इस चित्र में आप देखें कि यहाँ पर भी इन्होंने एक जैसे खाई होती है उस चित्र को दिखाया है। तो खाई के व्यू को इन्होंने दिखाया कि जो पहाड़ों पर जो एरिया होता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, उसके ऊपर मकान होते हैं, और किस तरह से जो प्राकृतिक परिवेश होता है उस चीज़ को इन्होंने अपने चित्रों में दिखाया है। तो पीले के साथ नीला रंग, मतलब गहरे के साथ हल्का रंग बहुत सुंदर तरीके से लगाया है। छायांकन भी इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और जो वास्तविकता होती है हमारी, जैसे इन्होंने यथार्थवादी, परंपरावादी और अभिव्यंजनावादी जितने भी प्रभाव लिए हैं, उसमें यहाँ पर हमें अभिव्यंजनावादी यहाँ पर प्रभाव दिखाई देता है कि यानी कि मन की जो अभिव्यक्ति है कि हम दो जो पहाड़ हैं, जैसे आप पहाड़ों का व्यू देखें तो इस तरह से ही होता है, तो इन्होंने यहाँ पर वही व्यू दिखाया है। नेक्स्ट है डिजॉल्विंग पास्ट, और ये जो चित्र है वो कैनवास पे ऑयल द्वारा बनाया गया है। इस चित्र में आप देखिए कि डिजॉल्विंग पास्ट यानी कि ये जो ऊँट है ये अपने पास्ट को देख रहा है कि किस प्रकार से मैं स्वस्थ था और किस प्रकार से मैं पूरा रेगिस्तान के एरिया पार कर लेता हूँ, या मतलब उसके मन की व्यथा क्या है। अब वो थक गया है, या यहाँ पर घोड़े को और ऊँट को दोनों को ही इनके चित्रों में दिखाया गया है। यहाँ पर एक जो यात्री है उसको थके हुए बैठे हुए दिखाया है, घोड़े को थके हुए दिखाया है। तो इस तरह से इन्होंने डिजॉल्विंग पास्ट के नाम से इस चित्र को बनाया है कि यह वो अपने पास्ट को देख रहा है कि किस प्रकार से हमारा जो पास्ट है, भूतकाल है, वो किस प्रकार से चलता जा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर अ पहाड़ी मैन, तो ये भी जो चित्र है वो कैनवास पे ऑयल द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे आप देखिए पहाड़ी जो पर्सन होते हैं वो किस तरह से होते हैं, उनके जो शारीरिक गठनशीलता होती है वो कैसे होती है। यहाँ पर टोपी भी देखिए, जो हिमाचल की जो टोपियाँ होती हैं उसमें ये प्रभाव वहीं का है, हिमाचल की टोपी का। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो आपका प्रभाव आ रहा है ये है ना, तो ये जो प्रभाव है ये हिमाचल में आपने देखा होगा कि वो उस तरह की टोपियाँ बनाते हुए चलते हैं। ठीक है, अब आँख नाक देखिए, अगर आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि जो उनकी पहाड़ी क्षेत्रों की जो आँखें होती हैं, पहाड़ी इंसानों की आँखें होती हैं, वो किस प्रकार से होती हैं कि उनमें आँखें जो छोटी होती हैं उनकी, ठीक है, जो आँखें होती हैं उनकी छोटी होती हैं, चेहरा भारी होता है और थोड़े लंबा भी होता है उनका आकार। तो इस तरह से इन्होंने पहाड़ी मैन को दिखाया है। ठीक है, बैकग्राउंड में इन्होंने हल्का रंग दिखाया, यानी कि जैसे धुंध भी होती है, उसमें बर्फ भी पड़ती है, तो उस तरह से इन्होंने यहाँ पर दिखाया है। नेक्स्ट हम देखते हैं अननोन थर्ड, तो ये भी इनका चित्र ऑयल ऑन कैनवास पर है। तो इन्होंने अधिकतर जो चित्र बनाए हैं वो ऑयल ऑन कैनवास पर बनाए हैं, बाद में बनाए हैं। पहले क्या बनाया था, परंपरावादी बनाए थे और यथार्थवादी बनाए हैं। पर जो परंपरावादी चित्र थे वो वॉश टेक्निक में थे, तो इस तरह से उन्होंने पहले वॉश टेक्निक में काम किया, जल रंग में काम किया, और बाद में आके इन्होंने जब यथार्थवादी, प्रभाववादी और अभिव्यंजनावादी चित्र बनाए वो कैनवास पर बनाए और कलर के साथ। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए कि अनटाइटल नाम दिया हुआ है, अननोन नाम दिया हुआ है, पर यहाँ पे आपको ह्यूमन फिगर दिखाई देता है। ह्यूमन फिगर जैसे कि आप देखिए कि यहाँ पे स्पष्ट है कि ह्यूमन फिगर कैसा है। ठीक है, ये देखिए तो कि यहाँ एक इंसान को ऐसा लग रहा है जैसे कि मोबाइल देख रहा है, ये है ना, तो मोबाइल देख रहा है, एक हाथ अपने कंधे पर है, एक हाथ में फ़ोन है, और नीचे उसने कुछ पहन रखा है अधो वस्त्र के रूप में। और जो फिगर है वो कैसा दिखाया है, बिल्कुल पीछे जो है आप देखिए कि पीछे बफेलो सीरीज़ के इसमें जो फिगर बनाए हुए हैं, है ना, यहाँ पर बफेलो नहीं बनाए, यहाँ पर फिगर बनाए हैं, पर फिगर भी बहुत लंबे आकार में बने हुए हैं। यथार्थवादी नहीं है ये क्या है, अभिव्यंजनावादी। यहाँ का अभिव्यंजना है, यानी कि जो उनके मन में जो विषय चल रहे थे वही इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि भीड़ जो एक साथ चलती है उसको किस तरह से, जो इंसान होता है पतला दुबला सा, वो किस तरह से दिखाई देता है, उसकी क्या संरचना होती है, उसका क्या बॉडी फिगर कैसा होता है,
बॉडी का जो उसका शारीरिक गठीलापन होता है वो किस तरह से होता है, ये सब इन्होंने यहाँ पर चित्रों में दिखाया है। अब रंग की आप बात करें तो यहाँ पर गहरे और हल्के रंग दोनों रंग यूज़ किए हैं। बैकग्राउंड में इन्होंने सपाट रंग यूज़ नहीं किया है, किसी भी चित्र में आप देखिए तो सपाट रंग यूज़ नहीं किया है इन्होंने। जैसे ये है, ये भी वॉल पर है तो सपाट रंग यूज़ नहीं किया, इन्होंने टेक्सचर लगाया है, यानी प्राकृतिक परिवेश दिखाया है। सपाट रंग कहीं भी इन्होंने यूज़ नहीं किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं आशा करती हूँ कि आपको ये विषय समझ में आया होगा।